पर केजी। और अगर किसी एक्सपेरिमेंट में ये मालूम हुआ कि कोई दूसरा सॉल्यूट है और उसका सिर्फ 50 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए सॉल्युबिलिटी हो जाएगा 50 ग्राम पर केजी। और साथ साथ डेफिनेशन में देखो एक ये बात भी लिखा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ सर्टेन टेम्परेचर। तो मान लीजिए टेम्परेचर भी मेंशन करना जरूरी है। तो मान लीजिए ये हो रहा है एट 298 केल्विन, तो कहेंगे कि सॉल्युबिलिटी इज 200 ग्राम पर केजी ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। उसी तरह से बी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ बी इज 50 ग्राम पर केजी ऑफ H2O एट 298 केल्विन। इस टेम्परेचर को बदल देंगे तो फिर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी पर अंतर आ जाएगा। अगला पॉइंट लिखिए कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर का मतलब यह है कि सॉल्युबिलिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर, दैट इज solubility changes with change in temperature। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बदलेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बदलते जाता है। चलिए आगे इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे लिखिए यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो सॉल्युबिलिटी को अलग अलग एक्सप्रेस करने के लिए, सॉल्युबिलिटी को व्यक्त करने के लिए अलग अलग यूनिट्स दिया गया है। आप इसमें से किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राम पर केजी में, जैसे अभी लिखा हुआ था एग्जाम्पल 50 ग्राम पर केजी ऑफ वाटर। इसका मतलब हो गया कि 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड in 1 kg of water। दूसरा तरीका हो गया सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का, वो है मोल पर केजी में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखा हुआ हो 0.25 मोल पर केजी ऑफ वाटर, तो इसका मतलब ये कहा गया जा रहा है कि 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 kg of water। तो सॉल्युबिलिटी को आप ग्राम पर केजी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मोल पर केजी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में, तो वहां पर दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन
इस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉल्वेंट dissolves to form solution और इसी प्रोसेस का नाम है डिसोल्यूशन। जब सॉल्यूट घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ऐसे समझिए कि कोई सॉलिड सॉल्यूट हम लोग ग्लूकोज ले लिए हैं C6H12O6, ये सॉलिड है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिए हैं, वाटर लिक्विड है। तो क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो ग्लूकोज को पानी में मिलाए हैं, ये ग्लूकोज पानी में जाकर डिसॉल्व हो जाता है और इस सॉल्यूशन को हम लोग लिखते हैं C6H12O6 एक्वस लिख देते हैं। एक्वस लिखने का मतलब ही हो गया कि ये जो सॉलिड ग्लूकोज है वाटर में पूरी तरह से घुल गया है, डिसॉल्व हो गया है। और ये जो डिसॉल्व हो गया, इसी प्रोसेस का नाम है डिसोल्यूशन। क्या नाम है? डिसोल्यूशन। तो वही यहाँ लिखा है कि सॉल्वेंट डिसॉल्व हो गया और डिसॉल्व होकर क्या बना लिया? तो ये सॉल्यूशन बना लिया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। दूसरा प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसमें जो फर्स्ट स्टेप हुआ है डिसोल्यूशन, इसका ठीक रिवर्स प्रोसेस होता है। इसको हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, रिवर्स ऑफ डिसोल्यूशन। अब रिवर्स ऑफ डिसोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? जो डिसोल्यूशन समझे उसी को उलट दीजिए। डिसोल्यूशन समझे हैं कि सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया, इसका उल्टा, और डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना लिया। और तो उसका उल्टा क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्यूट बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाने का मतलब है कि जो डिसॉल्व हुआ था वो इसका उल्टा मतलब अनडिसॉल्व हो जाएगा। तो इसको लिखिए कि dissolved solute undissolves to form precipitate, to form solid precipitate। और इसी प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन, कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा? इधर से इक्वेशन को लिखेंगे राइट टू लेफ्ट, उल्टा, रिवर्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन है लेफ्ट टू राइट, तो क्रिस्टलाइजेशन का इक्वेशन होगा राइट टू लेफ्ट। C6H12O6 एक्वस। एक्वस का मतलब कि ये सॉल्यूशन में है, एक्वस का मतलब सॉल्यूशन में है। तो यहां से क्या होगा? अब ये अनडिसॉल्व होगा, और अनडिसॉल्व होगा तो सॉलिड में बदल जाएगा। ये हो जाएगा C6H12O6 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। चलिए इतना लिखिए, पता है। दैट इज डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों एक साथ होते रहता है। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं
सॉल्यूट सॉलिड प्लस सॉल्वेंट लिक्विड मिल करके बना लिया सॉल्यूशन। लिक्विड जो लेफ्ट से राइट हो रहा है उसी प्रोसेस का नाम है डिसोल्यूशन। लेफ्ट से राइट, ये पूरे प्रोसेस को अब एक साथ लिख दिया गया। समझना इतना ही था। यहाँ जो सॉल्यूट सॉलिड है इसको कहते हैं अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट, और जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट है इसको कहा जाता है डिजॉल्व्ड सॉल्यूट। और इन दोनों के बीच में रिवर्सिबिलिटी होता है। अनडिजॉल्व डिजॉल्व होते रहता है और जो डिजॉल्व सॉल्यूट है वो साथ साथ अनडिजॉल्व भी होते रहता है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़। इनिशियली dissolution is fast but becomes slow gradually, and initially dissolution is fast, शुरू में जल्दी जल्दी डिसॉल्व होता है सॉल्यूट, लेकिन धीरे धीरे इसका डिसॉल्व होने का स्पीड कम होने लगता है। और साथ साथ क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीजेस, और एक समय ऐसा आता है at certain time डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्वल हो जाता है। दोनों का स्पीड इक्वल हो जाता है, और जब ये स्पीड इक्वल हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। between dissolution and crystallization, this is called equilibrium between dissolution and crystallization। और जब ऐसा होता है तो solution is called saturated solution। solution का मतलब हो गया कि now no more solute can be dissolved। सॉल्यूट को डिसॉल्व करते करते उसका अमाउंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच जाता है, तो सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। उसी को कहते हैं कि अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, मतलब अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है इसका मतलब ये हो गया कि अब और ज्यादा सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं।